हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो आइए हम लोग करते हैं आगे एनपीओ जो चल रहा था हमारा वहाँ। ठीक है जी। जी, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। तो पहले वीडियो में हम लोग पढ़े एनपीओ क्या है, किसे कहते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या उद्देश्य था। ठीक है, तो एनपीओ में कौन क्या होता है एक क्वेश्चन ये बनेगा, इनकी विशेषता या उद्देश्य पूछ देगा आपको, और प्रॉफिट मेकिंग संस्थान यानी लाभकारी संस्था तथा अलाभकारी संस्था में क्या अंतर है ये पूछेगा। ठीक है, जो हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ। फाइनल अकाउंट या फिनेंशियल स्टेटमेंट कहिए, वित्तीय विवरण किसका, ऑफ एनपीओ। फाइनल अकाउंट या फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। चलिए, एक मिनट रुक जाइएगा। तो देखो, फाइनल अकाउंट या फिनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें बनाई जाती है। एक आपका रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो सेम एज कैश बुक की तरह बनाया जाता है। यानी जितना भी कैश आएगा धंधे में, कैश ट्रांजेक्शन है उसको लिखना है, और जितना भी कैश ट्रांजेक्शन मतलब पेमेंट होगा वो लिखना है। या तो कैश में रेवेन्यू नेचर का होगा या तो कैपिटल नेचर का होगा। यानी कैश रिसीव हो रहा तो रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर, पेमेंट हो रहा है तो रेवेन्यू या फिर कैपिटल नेचर। ठीक है सर, ये कैपिटल और रेवेन्यू नेचर ये तो पहली बार सुन रहे। नहीं, आइए बताते हैं आपको, यहीं से आज हम लोग शुरू करेंगे। ये क्या होता है, पहले ये बेसिक चीजें जान लेंगे, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। ठीक है, आइए। तो फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ, फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ। फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ। चलिए, तो इसके अंदर सॉरी, चल इसमें क्या क्या होता है। तो एक बनता है आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट अकाउंट। दूसरा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट। ठीक है, सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे पूरा। देखिए, तो ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता, भुगतान खाता। ये हो गया आय व्यय खाता, आय व्यय खाता। और ये तो जानते रहिएगा आर्थिक चिट्ठा या तुलना पत्र भी बोलते हैं इसको, या स्थिति विवरण भी कहते हैं। ये हो गया फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ, यानी इन रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बनाया जाता है बैलेंस शीट। तो पहले आइए हम लोग बनाते हैं, पढ़ते हैं रिसीव एंड पेमेंट। इससे पहले हमें पढ़ना होगा यहाँ पे ट्रांजैक्शंस जो होता है, ये चीज जरूरी है। आप देखो, ट्रांजैक्शन जो होगा वो दो टाइप से होता है, या तो रेवेन्यू नेचर का होगा या तो कैपिटल नेचर का होगा। या तो रेवेन्यू नेचर का होगा या फिर कैपिटल नेचर का होगा। ये सर क्या होता है, आ जाओ। अगर ये समझ गए तो आपको ये पूरा चैप्टर खत्म है। रेवेन्यू नेचर यानी रेवेन्यू में रिसिप्ट होगा या रेवेन्यू में ही, यानी पेमेंट होगा तो या तो वो रेवेन्यू होगा या तो
सॉरी, रिसिप्ट होगा तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, पेमेंट होगा तो रेवेन्यू पेमेंट होगा। तो पैसा जो हमको रिसिप्ट होगा या तो वो रेवेन्यू नेचर का, पेमेंट करेंगे तो रेवेन्यू नेचर का पेमेंट होगा, और यहाँ भी वही लिखेंगे, कैपिटल रिसिप्ट होगा और कैपिटल पेमेंट होगा। कैपिटल रिसिप्ट होगा एंड पेमेंट भी कैपिटल होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले रेवेन्यू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आयगत और कैपिटल को बोलते हैं पूंजीगत। आइए एक एक करके पहले इसको डील करेंगे, फिर हम लोग वहां जाएंगे। अगर ये समझ गए तो ये तीनों आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। देखो रेवेन्यू आयगत, इसका मतलब है जो रेगुलर बेसिस पे जो ट्रांजैक्शन रेगुलर होता है बिजनेस में, जो ट्रांजैक्शन या ऐसा ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में रेगुलर होता है, जैसे परचेज, सेल, रेंट पेड, वेजेज पेड, सैलरी पेड, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट, तो ये रेवेन्यू नेचर का है, यानी जो रेगुलर होगा। रेकरिंग बोलते इसको, रेकरिंग यानी बार बार होगा। समझ गए? तो ऐसा ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में या एनपीओ में रेगुलर बेसिस पे होगा, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन। ठीक है, और कैपिटल नेचर पे आ जाओ, तो ऐसा ट्रांजैक्शन जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, कभी कभी होगा, तो वो कैपिटल नेचर का होता है। जैसे कोई असेट्स खरीदते हैं, फिक्स असेट्स, बिल्डिंग खरीद लिए, लैंड खरीद दिए, बैंक से लोन ले लिए, लैंड बेच दिए, बिल्डिंग बेच दिए, तो ये होता है कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन, यानी जो बार बार नहीं होता, रेगुलर नेचर का नहीं होता, रेकरिंग नेचर का नहीं होता, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलते हैं कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन। और रेवेन्यू नेचर जो रेगुलर होगा, रेकरिंग बेसिस का होता है, और जो बिजनेस का मेन ऑपरेशन से ट्रांजैक्शन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन। समझ गए? जैसे में लिखते हैं एग्जाम्पल, तो देखो अब जैसे सेल होगा तो सेल से पैसा आएगा तो ये रिसिप्ट है, परचेज होगा तो पैसा जाएगा तो पेमेंट है। अब इसी तरह यहाँ देखो सैलरी देंगे तो पेमेंट है, वेजेज होगा तो पेमेंट है, मान लो रेंट रिसिप्ट है, रिसिप्ट है, तो यहाँ हो जाएगा रेवेन्यू नेचर। ठीक है जी, अब यहीं पे देखिए रिसिप्ट में मान लो हम बैंक से लोन लिए हैं 5 साल के लिए, तो बैंक से लोन लेंगे। कोई जमीन था वो बेच दिए, है ना, लैंड, मान लो हम कोई बिल्डिंग खरीद लिए तो पेमेंट होगा पैसा जी। तो रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा आएगा, पेमेंट का मतलब पैसा जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आता है अगर तो वो या तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा या तो वो कैपिटल नेचर का होगा। अगर पेमेंट हो रहा है, पेमेंट हो रहा है तो रेवेन्यू नेचर का पेमेंट होगा या तो कैपिटल नेचर का पेमेंट होगा। बस यही पढ़ना है। तो देखो पैसा का आना, पैसा का जाना, भले ही रेवेन्यू नेचर हो या कैपिटल नेचर हो, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। कैश का आना या कैश का जाना को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, भले वो रेवेन्यू नेचर का हो या वो कैपिटल नेचर का हो। ठीक है जी, भले ही वो रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का, लेकिन वो करंट में आना चाहिए, करंट ईयर का होना चाहिए, करंट ईयर में कैश का आना होना चाहिए, करंट ईयर में कैश का जाना होना चाहिए। भले ही वो कैश करंट ईयर का नहीं है, लेकिन करंट ईयर में एक्चुअल में रिसीव्ड हो रहा है या तो एक्चुअल में पेमेंट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है रिसीव एंड पेमेंट जो होता है कैश बेसिस पे बनाया जाता है, यानी एक्चुअल में कैश कितना आया और एक्चुअल में कैश कितना गया, भले ही वो करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या आने वाले साल का हो, एडवांस हो, लेकिन एक्चुअल में कैश है, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो उसको आपको लिखना होगा कहाँ, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में। समझ गए?
तो बताओ समझ आई हो? तो सिंपल सी बात है, कैश ट्रांजैक्शन हो, भले ही रेवेन्यू नेचर का हो, भले ही कैपिटल नेचर का हो, लेकिन करंट ईयर का है, रिसिप्ट होगा या तो पेमेंट होगा, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कहाँ? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। अब आगे तो सर ये क्यों बताए हो, क्यों बताए हो? आगे सुनो, अगर रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है या रेवेन्यू नेचर का पेमेंट है तो उसको हम लोग लिखते हैं कहाँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर कैपिटल नेचर का होगा तो लिखेंगे कहाँ? बैलेंस शीट में। यानी मान लो कैश आ रहा है, बहुत सारा आया आया आया, अब कहाँ से आ रहा है? रेवेन्यू कैपिटल आ रहा है, सबको एक जगह लिख दिए, कहाँ? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में। अब इसमें से छाटेंगे, क्या भाई? रेवेन्यू हो, कैपिटल हो, रेवेन्यू नेचर है इनकम एक्सपेंडिचर, और कैपिटल नेचर है तो बैलेंस शीट, कैपिटल नेचर है तो बैलेंस शीट, यही। तो आइए बताते हैं, तो इसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे? कैश ट्रांजैक्शन होगा, रेवेन्यू नेचर हो, कैपिटल नेचर हो, कोई मतलब नहीं है, इसमें रिकॉर्ड करोगे। तो यानी रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट हो, या रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर का रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, रिकॉर्ड करेंगे रिसिव एंड पेमेंट अकाउंट में। अगर क्या रेवेन्यू नेचर का है, ओनली रेवेन्यू नेचर, तो इसको रिसिप्ट हो, पेमेंट हो, तो आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर कैपिटल नेचर का है तो बैलेंस शीट में। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल नेचर का होगा तो बैलेंस शीट में। हो गया, ये दोनों का मिक्सअप है, यानी इनकम एक्सपेंडिचर और इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट का दोनों को मिला के यहाँ लिखते हैं रिसीव एंड पेमेंट। या ऐसे कहो, जितना भी कैश ट्रांजैक्शन होता है उसका रीजन जो होता है ना, रीजन, वो रिकॉर्ड किया जाता है इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में रीजन। जैसे देखो, सैलरी पेड की एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश अपने पास से जा रहा है, पेमेंट हो रहा है, तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। भैया रीजन क्या है? सैलरी, ठीक है जी। और सैलरी रेवेन्यू नेचर का है, एक्सपेंस है, तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे इसको? इनकम एक्सपेंडिचर में। तो यही होता है, ये समझ में आ गया? रेवेन्यू नेचर और कैपिटल, ये आपको आना चाहिए, या 11वीं में आप जब फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे तो वहाँ ये बताए होंगे। चलिए, तो इसको हटा दिया जाए, आगे की बातें हम लोग आएंगे। चलिए तो पहली बात, फाइनल अकाउंट के नाम पे हम लोग पढ़ेंगे किसको? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता। तो इसकी कुछ मेन पॉइंटें हैं, हम आपको लिखा देते हैं, या आप समझो तो समझा भी देते हैं, ठीक है? मेन पॉइंट इस बार भी पूछा गया है, शायद 5 नंबर में या 2 नंबर में था, लेकिन ये था रिसिप्ट एंड पेमेंट था। तो आपके पास अगर क्वेश्चन है तो आप चेक कर सकते हैं कि भैया आया था कि नहीं, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाया जाता है किस पे? कैश बेसिस पे। किस पे? कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब एक्चुअल में कैश कितना आ रहा है और एक्चुअल में कैश कितना जा रहा है। एक्चुअल बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करते। एक्चुअल बेसिस क्या होता है? एक्चुअल बेसिस कहता है क्या? करंट ईयर का एक्सपेंस हो, करंट ईयर का इनकम हो, उसको करंट ईयर में भी आपको रिकॉर्ड करना, भले उसका पेमेंट हुआ हो या नहीं, या इनकम आपको रिसीव हुआ है या नहीं, बट करंट ईयर में ड्यू हो चुका तो लिखना। जबकि वो नहीं कहता, ये कहता है एक्चुअल में कैश का आना और एक्चुअल में कैश का जाना ही आपको रिकॉर्ड करना है, भले वो करंट ईयर का हो, पिछले साल का हो, कहीं का भी हो, कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? तो चलिए, तो पहला पॉइंट बना के लिखो जो याद करने में सही होता है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस पे बनाया जाता है?
तो कैश बेसिस पे बनाया जाता है। कैश बेसिस पर तैयार किया जाता है या बनाया जाता है। पॉइंट में लिखने से आपको ये होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होते जाएगा। और सब्जेक्टिव में 5 नंबर पूछा, पॉइंट बना के लिखो, ज़्यादा नंबर मिलता है। ये क्या है? ये समरी है किसका? कैश बुक का। द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। समरी का मतलब क्या होता है? सारांश। समरी है कैश बुक का, कैश बुक का हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट, अब जब ये देखो कैश बुक आए, कैश बेसिस से बनाए, तो ये रियल अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जो होगा वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट। तो इसमें एक समरी है किसका? कैश बुक का। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। ठीक है जी। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग बताओ? इसमें रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट हो या रेवेन्यू नेचर का पेमेंट हो, हम लोग उसी को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर, ठीक है, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते, के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते। यानी लिखते हैं। ठीक है जी। हाँ, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कभी भी बनेगा, कभी भी बनेगा तो कैसे बनाओगे? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कभी भी बनेगा तो कैश या बैंक के ओपनिंग बैलेंस के हेल्प से हम लोग बनाते हैं। तो कैश तथा बैंक के ओपनिंग बैलेंस के ओपनिंग बैलेंस के हेल्प से, के हेल्प से देखो, तो यहाँ कैश का और बैंक का ओपनिंग बैलेंस यानी बैलेंस बीडी, समझे? बैलेंस बीडी के हेल्प से बनाते हैं। और लास्ट में अगर कोई बैलेंस बचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग बैलेंस। तो वो होता है बैलेंस बीडी, है ना? साल के अंत में, साल के अंत में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस यानी बैलेंस सीडी प्राप्त होता है। से क्लोजिंग बैलेंस प्राप्त होता है। समझ गए? तो ये 5 पॉइंट लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो पहला क्या है भाई? कैश बेसिस पे बनाया जाता है, ये हो गया हाईलाइट। दूसरा समरी है किसका? कैश बुक का। तीसरा रियल अकाउंट है। ठीक है जी। इसमें कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो, दोनों ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक या बैंक, कैश या बैंक के ओपनिंग बैलेंस के हेल्प से बनाया जाता है और साल के अंत में क्या मिलेगा हमको? क्लोजिंग बैलेंस। बस यही था। अब देखो इसमें ना डेबिट साइड या क्रेडिट साइड नहीं होता है, लेकिन लिखते हम लोग रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड।
ठीक है, तो रिसिप्ट डेबिट साइड को बोलते हैं और पेमेंट क्रेडिट साइड को, लेकिन यहाँ डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं लिखते हैं। तो ये था आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और एक और यहाँ से आपको पूछा जाएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट तथा कैश बुक में क्या अंतर है, तो आप लिख लीजिए, आपके बुक में है, आप वहाँ करिएगा। तो यहाँ पे एक और नोट लिख लो, अब VVI कर देना इसको, इस साल कहीं पूछ सकता है 2026 का VVI क्या, कैश बुक तथा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या अंतर है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या अंतर है, अकाउंट में क्या अंतर है, डिफरेंस पूछ सकता है, तो इसलिए लिख दीजिए VVI करके 2026 कैश बुक तथा, इसलिए पिछले साल ये पूछा गया है, तो हो सकता है ना पूछे, पूछ दे, ठीक है, उसी के नीचे में है। तो देखो, अगर हम आपको कहें तो आइए हम आपको पढ़ के समझा देते हैं, लिखना वहीं से। कहता क्या, डिफरेंस में पहला, अब देखो कभी भी डिफरेंस लिखेंगे ना तो 3 लाइन खींचना है, कितने, 3 लाइन। चलो इसको मैं हटाता हूँ, अब बता देता हूँ। ये तो VVI है 2026 के लिए, लिख लेना, एकदम आना ही आना है, छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो फिर बाद में पछताना, समझ गए, तो इसलिए छोड़ना नहीं है। इस वीडियो को रख लेना, जब एग्जाम में आना तब बता देना, जो आप बताए थे और VVI लिखवा दिए थे, आया है। देखिए, कभी भी आप डिफरेंस लिखिएगा तो 3 लाइन खींचोगे, जैसे बुक में दिया रहता है सेम, ये नहीं जो 2 लिख दिए बस हो गया। एक में लिखते हैं हम लोग अंतर का आधार या बेसिस ऑफ डिफरेंस, किस बेस पे आप डिफरेंस कर रहे हैं, बेसिस ऑफ डिफरेंस, ठीक है। दूसरा में मान लो रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम पहले लिखते हैं, तो लिख दीजिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये थोड़ा छोटा लिखोगे, बेसिस ऑफ डिफरेंस, पेज को 3 पार्ट में बांटना है, एंड क्या इधर था, कैश बुक, ठीक है जी, ये हो गया। ऐसे लिखना है, ये नहीं जो इसको छोड़ दो, देखो छोड़ दोगे तब भी नंबर नहीं कटता, लेकिन लिखोगे तो नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, और आपको इसी के बेस पे आपको याद करना होता है। मान लो किसी से डिफरेंस करेंगे तो कैसे, हम मान लो हमारा वेट ज़्यादा है, तो हम वजन में ज़्यादा, तो वेट हुआ ना डिफरेंस, किसी का मान लो हमारा वेट 90 kg है, किसी का 60 kg होगा, हाइट के हिसाब से तो हाइट हुआ अंतर, ये जो याद रखोगे ना तो तुरंत आपको याद हो जाएगा, डिफरेंस में रटना कम पड़ता है। तो मेन बातें इसी में है, किस बेस पे, किस चीज पे आप कंपेयर कर रहे हैं, किस चीज पे आप डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो इसलिए बेसिस ऑफ डिफरेंस कोशिश करिए, होगा, अगर एक बार अच्छे से पढ़ो ना तो फिर हो जाएगा। चलो, तो पहला कहता है अंतर का आधार, यानी बेसिस ऑफ डिफरेंस जो है क्या है, डेट है, क्या है, डेट। अब देखो डेट हुआ, अब ये याद रखोगे, इसमें क्या है, इसका ट्रीटमेंट इसमें क्या है, लिख लेंगे। तो देखो, रिसीव एंड पेमेंट में या जो रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज नहीं होता है, क्या नहीं होता, डेट वाइज नहीं होता। कहोगे क्यों, क्योंकि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट साल के एंड में बनाया जाता है, तो फॉर्मेट के ऊपर में ही, जैसे ट्रेडिंग PL बनाए होंगे ना, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, तो एक ही क्लोजिंग डेट को ये बनाया जाता है, इसलिए इसमें डेट वाइज नहीं लिखते। अब देखो डेट वाइज डेट, इसमें एंट्री नहीं होता, तो इसमें होगा बस। दूसरा है इंट्रीज, उसके बाद है पीरियड, तो पीरियड ये साल के अंत में बनाया जाता, ये डेली बेसिस पे, ठीक है। कहो तो लाओ मैं लिखा दूं 2-4 अंतर, डेट, तो इंट्रीज जो बनता है इसमें, ठीक है, इंट्रीज आर नॉट मेड डेट वाइज। अगर आप हिंदी बुक है तो आप हिंदी में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें बनेगा ऑल इंट्रीज आर
एंट्रीज आर मेड बनता है किस पे, डेट वाइज, डेट वाइज हो गया जी। अब पूछे भाई डेट, तो एंट्री बनता इसमें रिसीव एंड पेमेंट में नहीं बनता है डेट वाइज, इसमें बनता है डेट वाइज। दूसरा अंतर का आधार, ठीक है, दूसरा दे रखा आपका टाइम, जो आपको उसमें याद रहे उसको लिखना पीरियड। तो ये फिक्स डेट को बनाया जाता है यानी साल के अंत में, और ये डेली बेसिस पे, ये डेली बेसिस। अच्छा उसके ऊपर और भी है। तो अकाउंटिंग जो होता है एट द एंड ऑफ, इसमें अकाउंट बनाया जाता है, प्रिपेयर्ड बनाया जाता है एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में इसमें अकाउंट बनाया जाता है, और इसमें रिकॉर्ड किया जाता है ऑन डेली बेसिस, रिकॉर्डेड ऑन डेली बेसिस, इसमें डेली बेसिस। तो मेन चीज क्या है इसमें, एंड ऑफ ईयर, इसमें डेली बेसिस, ऐसे करके याद रख लेना आपको। उसके बाद चौथा इंस्टीट्यूशन, एनपीओ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाता है, कौन सा इंस्टीट्यूट बनाता है, कौन सा संस्था बनाती है, ऐसी संस्था जो प्रॉफिट नहीं कमाती है, तो ये एनपीओ बनाती है, और ये प्रॉफिट मेकिंग संस्थान बनाती है। ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग दोनों बनाती है ना, कैश बुक दोनों बनाती है। और उसके बाद है लेजर फोलियो, एलएफ, तो इसमें कॉलम की जरूरत नहीं है एलएफ, बट कैश बुक में देना पड़ता है लेजर फोलियो एलएफ। साइड, इसमें लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड करते हैं हम लोग रिसिप्ट, एंड राइट साइड में रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट साइड, बट इसको हम बोलते हैं इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट। तो इसमें लेफ्ट साइड जो होता है, लेफ्ट मान लो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, तो लेफ्ट साइड ये हुआ, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसीलिए कहते हैं इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होता। तो इसमें रिसिप्ट लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका रिसिप्ट साइड, और ये हो जाएगा आपका पेमेंट साइड, इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है। तो अंतर है, यही अंतर है। तो इसको आप बुक से अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, अभी से पढ़िए, अच्छे से लिखिए, ठीक है जी। हाँ, तो ये था रिसीव एंड पेमेंट और कैश बुक का अंतर, VBI कर लो, 2026 में आना ही आना है। चलो, इसके बाद होता है इसका फॉर्मेट, क्या होगा फॉर्मेट। ये 5 पॉइंट जो लिखे थे वही इसका फीचर्स भी आप अगर देखो तो मिल जाएगा। लिमिटेशन है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए नहीं होता, नहीं पढ़ना भी है। चलो अच्छा, फॉर्मेट ऑफ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट आज का लास्ट रहेगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना है, हम लोग चैप्टर वाइज करते जाएंगे, समझ गए। चलिए, तो हम लोग आज का लास्ट पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है जी। जी, तो बनाया जाए, यहाँ लिखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ऊपर में फॉर्मेट में लिखोगे फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर ईयर एंडिंग, और यहाँ लिखेंगे साल जो भी है, मान लो 31 और मार्च 2026, जो दिया रहेगा आप बुक के हिसाब से करिएगा, ठीक है जी। अब देखो ये साल फिक्स डेट है, और ये साल के अंत में 31 मार्च 2026 को बनाया जाता है, लेकिन कैश बुक डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कोई पूछे तो, कोई पूछे क्या इसमें डेट कॉलम क्यों नहीं होता, या आप पूछिए जो आपके दोस्त हैं
सहयोगी है, मित्र है, उनसे पूछिए। अगर वो बताता है तो उससे पूछो इसमें डेट का कॉलम क्यों नहीं होता, LF का कॉलम क्यों नहीं होता, क्योंकि ये फिक्स डेट को बनाया जाता है। समझ रहे हैं? डेली बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं होता। अरे डेली होगा तब ना डेली का डेट लिखेंगे, जब पता है साल के अंत में होगा, क्लोजिंग डेट को होता तो एक ही डेट को लिखो। समझ गए? अब 5 तारीख 6 तारीख की सब इसमें लिखना नहीं है, डेली बेसिस होता नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसमें डेट कॉलम नहीं खींचते। आइए खाली नंबर ले आने से काम नहीं चलता है भैया, समझ गए? इसीलिए तो कॉमर्स वाले को इतना बुरा हाल है। नॉलेज है नहीं कुछ, लेकिन नंबर सबको आता है, क्योंकि पेमेंट और इधर अमाउंट। सबसे पहला इसमें डेट कॉलम क्यों नहीं खींचे, क्योंकि ये साल के अंत में बनाया था, यानी फिक्स डेट को बनाया था, इसलिए। इसमें और क्या नहीं होता, डेबिट नहीं लिखोगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं लिखते। इधर को रिसिप्ट साइड बोलते, इधर को पेमेंट साइड बोलते, यानी लेफ्ट साइड को सर जी इधर राइट हो गया, अरे ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखा जाता ना, तो ये हुआ, तो लेफ्ट साइड रिसिप्ट और ये पेमेंट। समझ गए? आगे की बातें, ये कैश बुक की तरह ही बनाया जाता। तो भैया कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस अगर है तो कहाँ लिखते हैं हम लोग? डेबिट में। कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। कैश बुक में यहाँ कहाँ लिखोगे? रिसिप्ट साइड में, तो यहाँ लिखोगे 2। अगर है तो बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस जो होता है, लेजर जब पढ़े होंगे तब, ओपनिंग बैलेंस किसका हो सकता है भाई? कैश भी हो सकता है, तो कैश इन हैंड का एंड कैश एट बैंक, बस इसमें 4-5 लिखेंगे, फॉर्मेट खत्म। ये नहीं जो आपको पूरा किताब का यहाँ से शुरू के यहाँ तक छाप दिए लिखते रहो ना, मेन चीज लिखना, कॉन्सेप्ट, बात खत्म है। कैश एट बैंक हो गया, या तो कैश इन हैंड का होगा ओपनिंग, या तो कैश एट बैंक का, जिसका होगा आप लिखिए। ठीक है सर? यहाँ क्या लिखा देखो, यही रिसिप्ट, तो कौन कौन, या तो रेवेन्यू नेचर होगा या तो कैपिटल नेचर का होगा। बस यहाँ 2 चीजें और लिखनी है, 2 रेवेन्यू रिसिप्ट्स या फिर 2 कैपिटल रिसिप्ट्स का जो ट्रांजैक्शन होगा वो आपको यहाँ लिखना है। तो आपको जब ये पता ही नहीं रहे, ट्रांजैक्शन देखोगे समझ में नहीं आए, जो ये कैपिटल नेचर है, रेवेन्यू नेचर है, कैसे लिखोगे? तो रटो पूरा, जैसे आपके किताब में दिया है, पूरा एकदम धै के छाप दिया यहाँ से वहां, समझे? दिखाएं, ठीक से देखना। ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये पूरा दे रखा है, देख लो, नाम पूरा इधर भी है। कितना याद करोगे मित्रों, बंधु, कितना याद करिएगा, है ना? तो रटना उतना नहीं है, सिंपल सी बात। रिसिप्ट होगा तो रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट हो सकता है, और कैपिटल जो रहे लिख दो। पेमेंट, आहा टमाटर बड़े मजेदार भैया, पेमेंट है तो क्या? तो बाय। रेवेन्यू पेमेंट होगा या तो कैपिटल पेमेंट हो सकता है, तो रेवेन्यू नेचर का होगा या फिर कैपिटल नेचर का होगा। आप लोग थोड़ा बड़े हुए हैं, समझ गए, कितना रटा रटा पढ़ाओगे बताओ? ठीक है, ये होगा। अब देखो इसमें हेडिंग दिया है और उसके नीचे बहुत सारा नाम दे दिया है। हाँ, तो हम मेन चीज लिखे, नाम पढ़ते जाएंगे, सवाल करते जाएंगे, समझते हुए जाएंगे। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल बात, यहाँ हमने जगह छोड़ा है, क्यों? आपके लिए। आइए बताते हैं। अगर मान लो बैंक का ओवरड्राफ्ट, या कहीं कहीं आप देखे होइएगा ओवरड्राफ्ट लिखा रहता है, तो ये फर्म के लिए, व्यवसाय के लिए लायबिलिटी होता है। अगर मान लो ओवरड्राफ्ट यानी बैंक से हम जब पैसा निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा, यानी बैंक का हमारे ऊपर हो जाता है कर्जा। जब कर्जा हो तो होता है ये लायबिलिटी, जब लायबिलिटी हो तो ये होता है कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस।
ये हमारा पैसा है, ये असेट्स है, इसलिए कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड बैलेंस होता है। अगर मान लो एक ओवरड्राफ्ट है तो लायबिलिटी होगा, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड, यहाँ क्रेडिट नहीं क्या बोलोगे, पेमेंट। तो ये हो गया आपका ओवरड्राफ्ट। हो सकता है बैंक का या बैंक ओवरड्राफ्ट एक ही बार लिखते हैं। चलिए, तो जब जाते समझ में रहेगा आपको। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है तो आप लिखोगे इधर, ठीक है भैया जी। जी, पेमेंट पूरा लिखेंगे इधर, पेमेंट साइड, और रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड। हो गया, बात खत्म। साल का होगा अंत, उस डेट को हम लोग बना रहे, रिसीव एंड पेमेंट, सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुका है। अब क्या बनाओगे, क्या निकालोगे, तो इसका बैलेंस। क्या कर निकालते, बैलेंस। कैसे भैया, दोनों तरफ जोड़ो, जिधर ज्यादा वो बैलेंस लो, जोड़े, ठीक है। इधर यहां भी लिखेंगे टोटल, अगर इधर ज्यादा हो ये अमाउंट यहाँ, यही अमाउंट लिखेंगे यहाँ, जैसे लेजर में बैलेंस CDBD करते हैं। जी सर, तो यहाँ आ जाएगा, क्या लिखूंगा बाय, क्या बाय सर, बैलेंस BD, बैलेंस सॉरी CD, है ना, CD, और यही CD अगले साल क्या हो जाता है, बैलेंस BD। अब बता किसका किसका होगा, तो ये हो सकता है कैश इन हैंड का और कैश एट बैंक का। अब यही सीधी ना भैया, अगले साल जब बनाएंगे लेजर रिसीव एंड पेमेंट, तो यहाँ आता, तो इसको नीचे करेंगे तो यही तो BD ना होता है, यानी जो क्लोजिंग है वही तो ओपनिंग होगा, और जब क्लोजिंग ही नहीं है तो ओपनिंग कहाँ से होगा, नहीं होगा। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। चलिए, तो ये था हमारा आज फाइनल अकाउंट किसका, NPO का। उसमें पहली बातें हम लोगों ने पढ़ लिया, कौन सा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, यही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा सीखते जाएंगे। जब तक चीर फाड़ नहीं करोगे तब तक क्या सीखोगे। अब जाओगे आर्मी में, भर्ती हो जाओ, ट्रेनिंग किए ही नहीं, गन कैसे चलता नहीं चलता, तो वही ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब डायरेक्ट जाओगे तो अब ठोक रहे हैं आप, तो उधर से तुमको ठोक दिया, बस खत्म। पहले से तैयार हो गया तब ना ठोक देंगे, इसलिए इसको पहले से प्रैक्टिस करना होगा आपको, और जितना ज़्यादा करिएगा उतना ज़्यादा सीखिएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल क्वेश्चन SK सिंह का बुक है, SK सिंह का बुक ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं हमारे साथ। इसमें जितना भी क्वेश्चन है हम आपके साथ पूरा पढ़ेंगे, 50 है, 50 का 50। पार्टनरशिप का कुछ वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आप कोई बच्चे पार्टनरशिप चल रहा है तो पार्टनरशिप भी पढ़ सकते हैं। कंपनी वंपनी का नहीं है, लेकिन पूरा नया फ्रेश वीडियो हम लोग डालेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। अगर आप फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं तो सिमरी में थाना के बगल में आ सकते हैं, रितेश कॉमर्स क्लासेस के नाम से, सिमरी में थाना के बगल में, दास मार्केट, ठीक है जी। चलिए, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। मुस्कुराते रहिए, टाटा।